बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर अब्बासी और आप देख रहे हैं आप 7 न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम। और हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तालीम किसी भी माशरे की बुनियादी इकाई होती है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक पढ़ा लिखा माशरा होना ज़रूरी है। और हायर एजुकेशन का भी बुनियादी जो काम है वो रेगुलेट करती है। मुख्तलिफ मुल्क की तकरीबन 200 के करीब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है। हायर एजुकेशन की ये दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, चूँकि आप जिस मनसब पर हैं, इस मनसब का बुनियादी जो काम है वो माशरे की इस्लाह है। तालीम चूँकि किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क की तरक्की में बुनियादी हैसियत रखती है। आप चूँकि चेयरमैन HEC दोबारा भी मुंतखब हुए हैं। आप जी बताएं कि HEC में आपको पहले भी आप इस ओहदे पे फाइज रह चुके हैं, अब दोबारा आपको ये मनसब मिला है, तो क्या क्या आपको हर्डल्स आ रहे हैं कि अपने जो नए नए आइडियाज़ प्रमोट करने में, और जो मुश्किलात हमें आ रही हैं, एक डिफरेंस हमें तालीमी शोबे में नज़र आ रहा है, उसके ख़ात्मे के लिए क्या क्या मुश्किलात नज़र आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वाज साहब। बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं। नेगेटिविटी इतनी हो चुकी है माशरे में, तो मेरा ख्याल है नेगेटिव से शुरू ना करें, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन किया ही है, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हमें पाकिस्तान बने हुए अब 75 ईयर हो गए हैं, वैसे वैसे हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने के बजाय नेगेटिव की तरफ जाती जा रही हैं। ख़ासकर जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे नाम्स हैं काम करने के, अपनी कमिटमेंट पूरी करने के, अपना काम नेक नीति से करने से, और माशरे की इस्लाह। आपने कहा ना कि मेरा HEC काम, आई विश के इस्लाह हम सब की ज़िम्मेदारी है, खाली एक इदारे की नहीं हो सकती। ये घर से शुरू होती है, माँ बाप से लेके, माशरे से लेके, स्कूल टीचर से लेके, यूनिवर्सिटी तक, मोहल्ले के मस्जिद इमाम से लेके, आम अजीज़ो कारब तक से लेके, गवर्नमेंट से लेके, एवरीबॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो माशरे की इस्लाह में अपना रोल प्ले करे, जो कि हम नहीं कर रहे। इसी तरह यूनिवर्सिटियों का काम सिर्फ तालीम देना नहीं है, कॉलेजों का काम, स्कूलों का काम सिर्फ तालीम देना नहीं है, तरबियत के भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो बदकिस्मती से नहीं हो रहा। ये तो नेगेटिव चीज़ें हैं जो अब जितने आप कहेंगे 75 साल और भी बोल के वो हम कह सकते हैं कि ये खामियां हमारे अंदर आ गई। लेकिन जब आपका जो कहने का मकसद, जो क्वेश्चन था, उसमें से एक जो अच्छी जो चीज़ें इस वक्त मसाइल हैं हमारे, मेजर चैलेंजेस आई शुड से, नॉट हर्डल नॉट मसाइल, वो तो खैर होते ही हैं ज़िंदगी के साथ। इस वक्त जिस हालात में से दुनिया गुजर रही है आफ्टर कोविड के बाद, जो बिल्कुल अपसेट डाउन होगी चीज़ें, सिस्टम चेंज हो गए, प्रायोरिटी चेंज होगी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो है वो मसला बन गया पूरी दुनिया के लिए, खाली पाकिस्तान के लिए नहीं। और जैसे हमारे अब पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, वो टिकल इफ़ेक्ट है जो दुनिया में क्राइसिस आए हैं, भले वो यूक्रेन की जंग है, भले वो कोई और मसाइल हैं, लेकिन है मसाइल तो हैं ना। और ये मसाइल जिस तरह बाकी इदारों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह बाकी सेक्टर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री हो, हमारी बाकी चीज़ें हों, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी, हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। और उसकी वजह से बहुत से जो हमने काम करने चाहिए थे वो नहीं हो सके, बहुत से डिले हो गए। स्टूडेंट के जो मसाइल हैं उनको आगे अपॉर्चुनिटी देनी थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इशू ये है कि इस वक्त कि एक अच्छी चीज़ है जो उसको हम उस तरह फुल कैपेसिटी में शायद अभी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, वो है हमारे यूथ, जो पाकिस्तान में 65-70% के करीब यंग बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान में। अगर इन पे सही इन्वेस्टमेंट हो जाए, अगर इनको सही अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, तो ये गोल्ड माइन है। ये हमारी किस्मत, हमारे पाकिस्तान के लिए क्या, हमारे रीजन की किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो मसाइल में से हम, जो भले वो टेररिज्म के मसाइल हों, भले वो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हों, भले वो फ्लड आ जाता है, कभी क्या हो जाता है कभी इंटरनल जो क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, तफरके हैं, हमें बहुत से सब डिवीज़न में ऐसे डाल दिया गया कि जिसके नॉन इशूज़ हैं उन इशू में फंसा दिया गया है। फिर कुछ अल्लाह ने हमें नेबर भी ऐसे दिए हैं जो अल्लाह उनको हिदायत दे, जिसकी वजह से हम नॉन इशू पे बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, बहुत रिसोर्स ज़ाया करते हैं। और जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो पैदा हो चुके हुए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट से भी जब पैसों की बात करता हूँ, फंडिंग की रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सर, हमारा मसला ये है कि अगले 20-25 साल में जो बच्चों ने पढ़ना है ना, वो पैदा हो चुके हैं, और उनके लिए हमें
उस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, उस तरह की रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, उस तरह की जो हमें इन्वायरमेंट देनी है जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने आगे जाके काम करना है। तो ये हर्डल नहीं कहना चाहिए, ये चैलेंजेस हैं, ये इश्यूज़ हैं, लेकिन इनको ही इसी में से निकलने के लिए मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ये मौका दिया होता है, ये हमें अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी होती है कि हम इन मसाइल में से कैसे गुजरते हैं और कैसे उनमें से बेस्ट ऑप्शन लेके आगे चलते हैं। तो दिस विल बी द टेस्ट केस फॉर ऑल अवर नेशन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इमरान खान भी जो नैरेटिव लेकर आए थे, जिनका इंतखाबी नारा था इस्लाहात लानी थी, बिलखुसूस तालीम और सेहत के हवाले से जो एक नैरेटिव लेकर चले थे, गुज़श्ता 3.5 सालों की अगर बात की जाए तो किस कदर इस्लाहात आपने देखी बिलखुसूस तालीम के शोबे में? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों का कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दो के बेसिकली गवर्नमेंट तो होती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, किसी भी जमात की आती है, उसका इम्पैक्ट तो होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ कि ओवरऑल तालीम की बात करते हैं तो जितना तालीम को हमें शेयर देना चाहिए था, जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, हमने उतनी नहीं दी। मैं पूरे 75 साल की बात करूँगा, आज सिर्फ 21 साल की, पिछले 3 साल की, पिछले 10 साल की, पिछले 20 साल की बात नहीं करूँगा। जितना तालीम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, देखें हम बीइंग मुस्लिम, हमारा तो पहला मैसेज ही अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या आया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। हमें तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि यार तालीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारे कायद ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ ऑफ डेथ फॉर पाकिस्तान। हमने तो कोई भी मैसेज अपने उसको संभाल के नहीं रखा और उसके ऊपर अमल नहीं किया, और यही वजह है कि हम तालीम में और फिर तरबियत में पीछे होते गए। तो ये तो एक जनरल मैं उसको बिल्कुल कन्फेस करूँगा कि हमने एज ए मिनहासल कौम इस पर अपना रोल प्ले नहीं किया। हम समझते रहे कि कोई बाहर से आएगी फंडिंग, वो हमारे तालीम के कोई पैसे मिल जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कुछ फ़लानी तरफ से प्रोजेक्ट आ जाएगा। बस हमें तो ये एहसास होना चाहिए था, होना चाहिए अभी भी, कि हमारे बच्चे हैं, हम ही ने इनको पढ़ाना है। तो एनीवे दिस इज़ द वन आस्पेक्ट। सेकंड आस्पेक्ट इज़ कि हाँ, जब आप कुछ एरियाज़ 75 साल की हिस्ट्री देख लें ना, चंद साल पहले की ना देखें, तो कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट हुई एजुकेशन पे मुख्तलिफ लेवल पे और उसके रिज़ल्ट भी मिले। मैं अगर पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो 20 साल हो गए हैं HEC को बने हुए। इसके अंदर यस सीरियस एफर्ट हुई और बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके जब इसको उठाया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोग्रेस की। मुख्तलिफ नंबर में कहें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, क्वालिटी में ऑफकोर्स हम कुछ थोड़ा सा लूज़ किया हमने, क्योंकि जब एक्सपेंशन के मोड में आप जाते हो तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। चैलेंज भी बहुत सारे आ गए हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया पे विजिबल हुए और हायर एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने, हमारी यूनिवर्सिटियों ने, पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी बन गए। कुछ इदारे अच्छे नहीं रहे, अभी उनमें बहुत गैप्स हैं, और कुछ थोड़े से बैड एग्जाम्पल हैं, तो इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छा काम हुआ हायर एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च हुई, नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन बढ़े, एक्सेस रेट बढ़ी, इक्विटी बेहतर हुई, रिसर्च की आउटकम बेहतर हुआ, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था माशरे के ऊपर, वो अभी वहाँ नहीं पहुँचे। वो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, जो कि आज से चंद बरस पहले की बात की जाए तो यहाँ पे PhD स्कॉलर्स आपको बहुत कम, आपको गिने चुने चंद थे। आज लाखों की तादाद में आपके पास PhDs हैं, स्कॉलर्स हैं। तो क्या वजह है कि जो बहुत सारे मसाइल का हल दुनिया भर में ऐसे स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स जो हैं उनसे ढूंढा जाता है, तो वो रिसर्च जो है वो किसी पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं की जा रही? इसकी वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में? वजह ये हो सकती है कुछ हमारे DNA में कोई मसला आ गया, जैसे कहते हैं ना, हमारा सॉफ्टवेयर कुछ करप्ट हो गया, मेरा ख्याल है जी, कि हर बंदा शॉर्टकट की तरफ चल पड़ा। शॉर्टकट माशरे में जब बड़ों ने देख करना शुरू किया तो दूसरों ने भी कहा कि हम क्यों ना पीछे रहें। उन्होंने उससे बढ़ के करने की कोशिश की, किसी एक सेक्टर ने किया, दूसरे ने उससे बढ़ के की। तो ये हमारे एजुकेशनर्स कौन से वखरे हो सकते हैं दुनिया, जो कि नहीं करना चाहिए हमें तो अल्लाह ने पैगम्बरों वाला काम सौंपा है। प्रोफेसर जो है, तो मेरा ख्याल है वो शॉर्टकट के चक्कर में, रातों रात हर चीज़ लेने के चक्कर में, अपना काम ना करने के और दूसरों के कामों पे गलतियां निकालने के चक्कर में। अच्छा, होता अमूमन यही है कि किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी भी चीज़ का आप मसाइल का हल निकालना चाह रहे हों तो फिर आप उसमें आपने देखा होगा अक्सर
कि आकर डायरेक्शंस दी जाती हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो ये वो हर्डल्स हैं जो हमें एक सिमत जाने से रोक रहे हैं। ये आपस की जो क्लैश है ना, ये इदारों की भी बाज़ औक़ात होती है, फिर गवर्नमेंट सतह पे भी इसमें इन्फ्लुएंस देखने में आता होता है। कोई मतलब उनके होते हैं मंजूर नज़र होते हैं ऐसे लोगों को, मतलब एक आप में अगर एबिलिटीज़ हैं, आप में स्किल्स हैं किसी अदारे को बेहतरीन अंदाज में रन करने की, लेकिन आपके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया जाता है कि आप बेटर अंदाज में उस काम को डिलीवर नहीं कर पाते। नहीं, मैं तो बड़ी ओपनली कहता हूँ कि पाकिस्तान में नेक नीति से जो काम करेगा उसको कास्ट पे करनी पड़ेगी, उसको कास्ट पे करनी पड़ेगी। और मैं तो इसको सुन्नत भी समझता हूँ पूरा, कि हक़ की बात करने पे अगर आपको कोई थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो हो जाए, ये अच्छा है। हमारे पैगम्बरों पे भी इस तरह की बातें हुई। तो कहने का मकसद ये है जी कि जब तक हम इस सिंड्रोम, हमने बज़वर्ड पकड़ लिए हैं, कोई रिश्तेदार लगा गया, कोई चीटिंग कर गया, वो चोरी कर गया, ये सारी हम कॉमन चीज़ें होंगी। इसका वो इम्पैक्ट नहीं रहा जिसका, जिस तरह लोग होता था ना पहले, कि बाहर देखते थे कहते थे वो फ़लाँ महल्ले में एक फ़लाने घर में एक रहता है बंदा, जो हम छोटे होते देखते थे अस्कर माल में रहते थे कि वो एक सफ़ेद सा घर है ना, वो स्मगलर रहता है। डॉक्टर साहब, आपके इस टॉपिक से हट के भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो भी सही नहीं हो रहा। वो भी सही। फॉर एग्जाम्पल आप हायर एजुकेशन से हैं, आपका एजुकेशन मिनिस्टर बाज़ का ऐसा होता है जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, किसी जगह आप बैठ के उसे ब्रीफ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर से बहुत सारी हमारी मिसालें मौजूदा गवर्नमेंट में भी हैं, माजी में भी होता रहा कि ऐसे वज़रा होते थे जब उन्हें ब्रीफ किया जा रहा होता था किसी इदारे की जानब से, नहीं ऐसे होना चाहिए। वो अपने तौर पे उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी मतलब एक सोच का उनकी एक हद होती है, लिमिटेशंस होती हैं, उसमें वो रह के कर रहे होते थे। एक आइडियाज़ जो उन्हें दिए जा रहे होते थे किसी स्किलफुल किसी शख्स की जानब से या किसी ऑफिसर की जानब से, उन्हें वो अडॉप्ट नहीं करते थे। नहीं, बिल्कुल वो मसाइल तो हैं हमारे, इससे बढ़ के भी मसाइल हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आपने जो पहले बात छेड़ी थी कि जी वो अपना काम नहीं करते, दूसरों को ठीक करने शुरू करते। अगर हम आज भी फैसला कर लें कि हर बंदा अपना काम नेक नीति से करेगा तो बहुत से मसाइल का हल निकल आता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला भी आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए, कमीशन के लिए आपके लिए है कि पंजाब और सिंध ने सूबाई हायर एजुकेशन वहाँ पे इदारे वहाँ पे बना लिए, चूँकि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है आपकी, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इसे सेंट्रलाइज होना चाहिए। आप यहाँ वफाक से जो भी इम्पोज करना चाहें, कोई भी नई इस्लाहात लाना चाहें, तो फिर यकीनन आपके लिए हर्डल्स क्रिएट ऐसे प्रोविंशियल जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें आप में यकीनन आएंगी उसमें। अभी तो भाई इससे कितने मसाइल आपके भाई साहब आपने अभी खुद बात की है कि हम राइट पर्सन है द राइट जॉब, चले अगर अल्लाह करे वही कर लेना तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक और अलमिया है कि हम इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, हम इंडिविजुअल बनाते हैं जी। किसी को चेयरमैन लगाना होगा, किसी को डायरेक्टर बनाना होगा, किसी को चेयरमैन किसी को और कोई प्रिंसिपल बनाना होगा, उसके लिए फिर अदारे क्रिएट करने पड़ते हैं मजबूरन के लिए। अब इसके लिए एक पोजीशन नहीं है तो बनानी पड़ेगी। जी। तो देख, इसकी लॉजिक नहीं समझते कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब देखें ना प्रोविंसेस में दो कि अभी हमारे उस तरह के हालात नहीं है, जो अभी दोनों HEC हैं, पंजाब का भी सिंध का भी हमारे साथ बड़े अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मेक सेंस कि आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हैं, फिर कमीशन भी हैं, फिर वो यूनिवर्सिटियों बेचारों के पास तो 15-15 लोग जाते हैं, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ भी होती हैं, हम भी पूछ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ तो जवाब ही हमें देती रहती हैं कि जी किसकी बात सुने, पंजाब HEC की सुने, सिंध HEC की सुने, फेडरल HEC की सुने, अपनी HED की डिपार्टमेंट की सुने, किसी और की सुने, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ की। तो ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। दुनिया किधर पहुँच चुकी है, आज भी हम उसी कंट्रोल फ्रीक के चक्कर में पड़े हुए हैं। इवन हमें बहुत से मसाइल कई दफ़ा होते हैं, हमें कहा जाता है कि ये ज़रा बहुत ही फ्री हो गए, ज़रा इनके पर काटने पड़ेंगे, ज़रा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई काम करने दें, हर एक को अपना अपना काम करने दें, आप भी करें, हमें भी करने दें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी चक्कर में जब हम एक जगह बैठते नहीं है ना काम को नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं कि पर्सन कौन सा है, पर्सनैलिटी कौन सा है, इंडिविजुअल कौन सा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है और हमारे काम करता है कि नहीं करता, तो फिर बात बनती है। वरना तो सच्ची बात है काम मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हम बैक गुफ्तगू के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि इस्लामाबाद की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो वाइस चांसलर के यहाँ पर उनके हवाले से आप उसमें खला कमेटी के मेंबर भी हैं, तो क्या आपने इसके लिए तरीक़ेकार क्या अपना रखा है और इसके तैनाती के लिए मसाइल क्या पेश आ रहे हैं आपको? देखिए 3 यूनिवर्सिटियाँ अलहदा हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी का अलहदा इशू है,
क्योंकि 3 यूनिवर्सिटियाँ जो फेडरल यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिसमें वाइस चांसलर का इशू है इस वक्त 4 यूनिवर्सिटी। तो उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए सर्च कमेटी बनी थी। उनकी सेनेट का जो मेंबर, 2 उसके मेंबर होते हैं, उनकी टर्म ख़त्म हो गई थी, और जिसकी वजह से उसको हमें एडवाइस किया गया कि इसका अभी ना करें, कल कोई लीगल इशू ना हो जाए। और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उसकी नोटिफिकेशन होगी है नए सेनेटर की, तो होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ हम इसका प्रोसेस इनिशिएट करेंगे और जल्दी कंप्लीट कर देंगे। उसका मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाया हुआ, वो तो कोई इशू, वो हम जल्दी करा देंगे। वो इशू टेक्निकल और लीगल इशू थे, और पता है उर्दू यूनिवर्सिटी शहजादी यूनिवर्सिटी हमारी, जी जी उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ वो खुद अपने दुश्मन है। हर बात में कोर्ट चले जाना, हर बात में स्टे ले आना, और डार्किज्म पे चलाते हुए वो खुशी महसूस करते हैं चीज़ों को। जी जी। तो उस वजह से वो हम उसको करके हुए हमने कोशिश की कि लीगल सारी चीज़ों को हम कवर करके फिर कर सकें। जहाँ तक दूसरी 3 यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है। अच्छा, तैनाती में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो मेरा ख्याल होता ही है ना, मुख्तलिफ। नहीं, हम पे क्या इन्फ्लुएंस होना भाई, बाद में क्या होता है पता नहीं, प्रेशर लेकिन तो पड़ता है डॉक्टर साहब ना, प्रेशर नहीं, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आगे कौन बैठा हुआ है। सर यहाँ पे मुझे सच्ची बात है, किसी ने मुझे तो पर्सनली किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ के अगर ये बात की जाए तो बड़े बड़े जो ताकतवर इदारे हैं उनके बड़े बड़े मतलब फैसलों में भी मैंने आपसे कहा कि हम फरिश्ते नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ या हम फरिश्ते हैं या चीसी फरिश्ता है या हम लोग कमेटी फरिश्ता होगी। मैं अपनी ज़ात तक कह सकता हूँ कि मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या होता है आपकी, जो आपने कहा है कि उसके लिए कमेटी ने काफ़ी उस पर वर्क कर लिया है? और देखिए, होता ये है कि इस प्रोसेस क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, इतना होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि कभी मेंबर पूरे नहीं हुए, कभी किधर किसी की मीटिंग, कभी किसी को बाहर जाना पड़ गया, तो उस वजह से कुछ चीज़ें डिले हो गई जो होनी इतनी नहीं चाहिए थी। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस बहुत लंबा था इसलिए था कि कोई 200-250 लोगों ने अप्लाई किया था। उन सब के क्रेडेंशियल का डेटाबेस बनाना, फिर उसके मुताबिक उनको वेरीफाई करवाना, फिर उनकी स्क्रूटनिंग करवानी, फिर उसके बाद इंटरव्यूज शुरू हुए, वो भी तकरीबन 4-5 दिन मेरा ख्याल है जारी रहे। उसके बाद उनकी जो हर एक ने अपनी इंडिविजुअल मार्किंग की थी, उन मार्किंग को कंसोलिडेट करके फिर कुछ मेरिट बनाना, फिर मेरिट के बेस पे फिर रिस्पेक्टिव तीनों यूनिवर्सिटियों की देखना कि हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, चूँकि अगर देखा जाए तो यकीनन आपको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है आपको फंड्स चाहिए होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, जितने आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या के जो इस वक्त जारी हैं, उसके लिए आपको चूँकि अगर एक गवर्नमेंट चली जाए दूसरी आए तो फंडिंग के उसूल में कुछ मुश्किलात होती हैं? देखिए, फंडिंग इशू तो है, बिल्कुल है, होता है, पहले भी होता रहा है, कभी अप्स एंड डाउन आते रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो प्रायोरिटीज़ एरिया हैं उनको सेफगार्ड किया जाए। जैसा इस वक्त भी एक तो यह है ना कि पैसा नहीं है किटी में, और दूसरा ये है कि पैसा हो भी तो हमारे ज़्यादातर काम जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, जो हमारे स्कॉलर गए हुए हैं पढ़ने के लिए, उनकी फ़ीसें हैं, वो जो डॉलर और पाउंड वगैरह के चक्कर में हम जो बाहर है उसकी मसाइल में भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से मसाइल भी हैं। पिछले चंद महीनों से हम मुश्किल इसमें से गुजर हैं। 20 साल से उनके साथ सिस्टम चल रहा है हमारा, तो वो हमें थोड़ा बहुत रिगार्ड करते हैं कि वो थोड़ा सा डेफर पेमेंट पे आगे लेके चलते हैं, तो वो मसाइल हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि हर कुछ गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ज़्यादा आउट ऑफ वे सपोर्ट की हमें। शुरू में जब सी बना उस वक्त क्योंकि स्क्रैच से शुरू हुआ था तो बहुत अच्छी सपोर्ट हुई, फिर बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स में दौरान भी बड़ी अच्छी हमें सपोर्ट मिली। पिछला दौर में जब मैं चेयरमैन था तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम हमारी ग्रांट्स बढ़ गई जो HEC की थी। जितने फंडिंग 2012-13 में थे उससे तकरीबन 3 टाइम 119 अरब तक हमारा बजट चला गया था। डॉक्टर साहब, चूँकि ऐद हाज़र के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो एफर्ट्स होंगी उसके लिए ज़्यादा डेफिनेटली फंडिंग्स का इशू तो बनेगा, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या आइडियाज़ हैं जिन्हें हम ऐसा कि मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ से हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तालीम होते हैं, तो ताकि इस वक्त जो ऐद हाज़र के जो मुकाबले हैं उसमें अपने आप को वो ढाल सकें। और बहुत सारे हम देखा होगा कि जितने स्कॉलर्स हैं, PhDs हैं, वो अब्रॉड चले जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे उन्हें
इस तरह का वो समझ नहीं रहे होते कि जो उसकी स्किल्स हैं उन्हें बेटर तौर पे इसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है या उन्हें उनके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। देखिए, पाकिस्तान में जॉब रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं जो आप, तो उसमें मैं एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी है और लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है और एजुकेटेड लोग अब माशाल्लाह ज़्यादा होना शुरू हो गए। अच्छा, आपने देखा होगा ये बाइकिया या किसी ने छोटे छोटे जो मतलब किसी ने Ideas शॉप्स खोल रखी हैं या कुछ मोबाइल शॉप पे देखें। अब मैं एक दफ़ा एक शॉप पे गया तो पीएचडी वहाँ पे बंदा मैं बैठा देखा, तो उसका जी क्या करें हम, हमें इस तरह की कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये मैं आपको लेकिन नौकर कहते हैं उस बंदे से मिला सकता हूँ, मैं होगी ज़रूर होगा। मैं आपको एक तो पता है क्या है, एक तो जो लोग शौकिया पीएचडी करते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए। जी जी PhD is only for those people who want to go in teaching or research। हमारे यहाँ ये है कि चले मास्टर कर लेते हैं, जॉब नहीं मिल रही एमफिल कर लेते हैं, एमफिल जॉब नहीं मिल रही PhD कर लेते हैं, जब जॉब मिलेगी चमर PhD अलाउंस तो मिलेगा ना, ठीक है ना। अगर PhD हम करें इसलिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर एक्सीलेंस की तरफ जाना, मैं मान ही नहीं सकता कि उसको जॉब ना मिले, ठीक है ना। अगर आप उस लेवल पे आपकी कैपेबिलिटी है और उस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो जॉब का इशू नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि अब जो वक्त आ रहा है, जो आप खुद कह रहे हैं कि वो स्किल सेट चाहिए, वो हमें एरिया में लोगों को ट्रेनिंग चाहिए जिसकी आगे आने वाले दिनों की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जॉब्स के बजाय जॉब क्रिएशन की तरफ अब नया जो ट्रेंड है वो ज़रूरी है, और दुनिया में भी ऐसा ही है कि लोग अपने लिए जॉब खुद क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए 10 और लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं। वो एक्चुअली उस मॉडल पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इनपुट कास्ट ज़्यादा है, जहाँ पे एनर्जी कास्ट ज़्यादा है, जहाँ लेबर कास्ट भी ज़्यादा है, उसके लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट और रॉ मटीरियल के मसाइल भी हैं। तो फिर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट उस स्पीड से नहीं हो सकती जिस स्पीड से होनी चाहिए, जिस स्पीड से हमारे लोग ग्रो कर गए हैं, जिस स्पीड से हमारे लोग पढ़ लिख गए हैं, उस तरह की जॉब और गवर्नमेंट कोई भी इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। अच्छा, सिलेबस के वाले से क्या आप मुतमईन हैं जो इस वक्त? सिलेबस तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, इसके दुनिया के साथ चलते हैं हम, दुनिया की बेंचमार्क को सामने रखते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसके मुताबिक करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। उसमें ना सिर्फ एकेडमिक्स के लोग होते हैं बल्कि इंडस्ट्री के लोगों को भी शामिल किया जाता है, उसमें उन स्टेक होल्डर को भी शामिल किया जाता है जो लोग वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से काम लेना चाहते हैं, ताकि उस सिलेबस को अप टू मार्क रख के आगे लेके चला जाए। और आपने बिल्कुल कहा कि जो आने वाले दिनों के लिए चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमें भी उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। डिग्रीज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा स्किल सेट चाहिए। जो आपके पास हुनर होगा, जो आपके पास आपके हैंड एंड ट्रेनिंग होगी, वो आपको फ़ायदा देगी आने वाले दिनों में। अच्छा, मुल्क में तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 249 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब देखें कि चूँकि हमारे नौजवानों की भी जो तरजीहात हैं कुछ और होती जा रही हैं, मतलब आप देखें कि गैर निसाबी सरगर्मियों से, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे आप ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाए कि बहुत सारी यहाँ पर वायलेशंस भी होती हैं लेकिन उस पर वो जज़ा और सज़ा का अमल नहीं है। तो ऐसा वहाँ का एनवायरनमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का माजी के मुकाबले में देखा जाए तो वो उस तरह का नहीं भाई है। हम सब को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, इसी से निकलना पड़ेगा जो आप फरमा रहे हैं कि इनको करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा, HEC को करना, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर एक को करना पड़ेगा। जब तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चीज़ों को अपने तय सही नहीं करेगा, ये ब्लेम फिक्सिंग चलती रहेगी। मैं कहूँगा जी कि सारा कसूरवार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहेंगे सारा कसूरवार ही HEC है, हम कहेंगे गवर्नमेंट कसूरवार है, हम कहेंगे सोसाइटी कसूरवार है। हम सारे, मैं जिस दिन शुरू कर दूंगा कि मैं कसूरवार हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँ, उस दिन से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिलीव मी, आज हम एज ए कौम फैसला कर लें कि हम कौम हैं और अपनी अपनी गलतियाँ संवारते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें रोक सके डेवलप होने से। तो सब चूँकि दुनिया भर में हमें पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपके जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, सारी आपकी रिसर्च होती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इससे बहुत से मसाइल का हल निकाला जा रहा है। हमारे मसाइल हैं कि रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हर शख्स जो अपने आप को बालातर समझता है इन PhD से, मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी स्किल्स नहीं होती उस जॉब के लिए, वहाँ पे वो बैठ कर वो फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक स्कॉलर है या PhD स्कॉलर है उसके फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता। तो उसकी वजह से आज जिस नैज पे ये मुल्क जिस दिन मेरिट पे काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप ही का मीडिया माजरत के साथ आपके मीडिया ही जो है ना वो खबरें लगाना शुरू कर देता है।
फिर वो ढूंढते हैं कि अच्छा डॉक्टर मुख्तार के घर से भी कुछ चीज़ निकालो, इसके पुराने फैमिली से कुछ चीज़ निकालो, इसके गाँव से। नहीं, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने तो बड़ा भुगता है ना भाई। मैंने तो पिछले 5 साल से नहीं मैं बुलडोज किया जाएगा तो नहीं बुलडोज आपके ताई बुलडोज किया जाए ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दूसरी होती है। ऐसा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ ना कि अगर हम अपना काम सही करना शुरू कर दें ठीक हो जाएगा। छोड़ दें कि और ज्यादती कर रहा है, मीडिया कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, फलाने साहब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो काम भी कर रहे हैं ना, आप नेक नीति से अपना अपना काम करें तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा ये ख़त्म कर दें, ये बहुत हो गया। देखें ना हमारे पॉलिटिक्स में क्या हो गया, हमारी कौम ने क्या हुलिया बना दिया हमने अपनी कौम का, कि दुनिया के चंद लाख डॉलर के लिए, $1 बिलियन के लिए हम घुटने टेके होते हैं IMF के सामने। क्या ऐसी कौम थी हम? जो हमारी इशराफिया वो ठीक होने नहीं दे रही ना डॉक्टर साहब। इशराफिया किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मैं भी इशराफिया में आता हूँ, आप भी आते हैं, वो पॉलिटिशियन भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, जुडिशरी भी आती है, जर्नल्स भी आते हैं, सारे हम तो उस लाइन के उस पार है ना, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। नहीं, ये नहीं है, सबके पास इख्तियार है। आप भी इख्तियारात होने के बावजूद फैसला साज कोई और नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके देखें, मैं आपसे कहूँ, जो मेरे पास इख्तियार है ना, मुझे अपना इख्तियार मुझे आता है करना, तो मैं करूँगा, और जब तक कर सकता हूँ करूँगा, नहीं कर सकता तो पीछे हट जाऊँगा। इसी तरह जो आपका इख्तियार है ना, अगर उस कैबिनेट से मंजूरी चाहिए। नहीं, आपका कोई भी आइडिया हर चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए कैबिनेट की ज़रूरत नहीं होती। फेडरेशन का कैबिनेट एक अदारे बनाता है, उनको ऑथराइज करता है कि विद इन दिस फ्रेमवर्क आपने ऑपरेट करना है, तो फिर उनको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि विद इन दैट ऑपरेट करने चाहिए उनको काम। फिर मुझे अगर मैंने इंडिविजुअल को खुश करना है ना, तो फिर मैं काम नहीं कर सकता। जब मैंने मेरिट पे चीज़ों को सामने रखते हुए इशू और नॉन इशू को सेपरेट करके उस पर काम करना है ना, डेफिनेटली मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस भी आएगी, मुझे पत्थर भी पड़ेंगे, कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ उस गेम है ना, सारी उस सारा प्रोसेस का हिस्सा है। तो फिर उसमें आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें असर हो क्या रहा है पता है। हम अपना कंफर्ट जोन कोई भी नहीं छोड़ना चाह रहा, मेरे समेत जो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी सेक्टर है, हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, और उस कंफर्ट जोन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों पे ब्लेम फिक्सिंग कर देते हैं कि वो ये खा गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया, ताकि उनको मैं नज़र ना आऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेहतर मैं बार बार जो एज ए टीचर, एज ए उस्ताद, एज ए बड़ा एज के फैक्टर के हिसाब से देख लें, मेरा एक्सपीरियंस देख लें, मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, भाई छोड़ दें दूसरों को, अपना काम ठीक करें। चंद लोगों ने भी अपना काम ठीक करना शुरू कर दिया, मुल्क ठीक हो जाएगा। तो सब यही तो हमारा अलमिया है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सारा मलबा हाँ, बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस रवायात को अगर जब तक बदलेंगे नहीं, कौन बदलेगा? उस वक्त तक बदला हम खुद बदलेंगे। देखें, हम बदलेंगे, हमारे इख्तियार में डॉक्टर सब कुछ नहीं है, सब कुछ कैसे बदल सकते? सब कुछ है आपके पास। ये जो कैमरा है ना, इतना पावरफुल टूल है, आप तो रातों रात दुनिया को, एक इंसान को बोलने भी नहीं दिया जा रहा, आप इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं और कहाँ से उठा कर नीचे कहाँ ले आते हैं, तो 1 मिनट लगता है। देखिए, हमारा तो काम है गलतियों की निशानदेही करना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उन गलतियों को दूर करना, वो अरबाब इख्तियार का काम है। अरबाब इख्तियार को तो हम दस्तक देते ही रहते हैं, हम आवाज़ बुलंद करते ही रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कम ही सुनी जाती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा डॉक्टर साहब के साथ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, चूँकि मुल्क में स्किल्स के लिए कितनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसकी प्रोडक्शन क्या है, हमें बज़ाहिर तो इस तरह की कोई स्किल्स नज़र नहीं आ रही। नहीं, प्रोडक्शन तो खैर नहीं चाहिए उनमें से। जी। स्किल यूनिवर्सिटियाँ ज़रूर बनी हैं, न्यू टेक बनी है, स्किल यूनिवर्सिटी बनी है। प्रोडक्शन की मैं आ रहा हूँ, वो स्टूडेंट होंगे बस लाइटर नोट में थोड़ी सी बहस पहले थोड़ी सी गर्म हो गई थी, मैंने कहा इसको लाइटर करें ना जी। तो वो नेचर पाकिस्तान में ये इसकी सामने रखते हुए नीट को, और जो आने वाले वक्त में ज़रूरत थी, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने काफ़ी स्किल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इनिशिएटिव लिए हैं। एक स्किल यूनिवर्सिटी बिल्कुल HEC के सामने H9 में बनी, स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से। फिर एक न्यू टेक बनी, FWO और आर्मी की जो सेटअप था उसमें उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा अदारा वो भी बन गया। इसके अलावा जो हरीपुर में एक डॉक्टर तौर रहमान साहब का कॉन्सेप्ट था फाखा शोले का, वो जर्मन मॉडल पे उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ मिल के कुछ यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके लेट्स सी व्हाट दे विल बी डिलीवरिंग। इसके अलावा एक नौशहरा में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई। एक मेरा ख्याल है सिंध में खैरपुर में एक स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और एक यहाँ पे इधर मेरा ख्याल है मंडी के पास एक कॉलेज होता था, टेक्निकल कॉलेज रसूल, उसको अपग्रेड करके एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। तो अच्छे इदारे बन तो गए हैं, लेकिन अभी हनूद दिल्ली दूर अस्त जिसे कहते हैं, जो आप जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना,
तो मुझे हैरत हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटियों ने तो बिज़नेस की क्लासें शुरू कर दी कुछ, और मैंने उनको कहा यार खुदा के लिए जिस मकसद के लिए आपको बनाया उस पर फोकस करें। इशू थोड़ा सा ये होता है कि कोई भी नया फील्ड लाने के लिए ना उसके लिए पहले मार्केट बनानी पड़ती है, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर होता है उसके लिए वो बनाई जाती है ताकि लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा हो। क्योंकि हमारी हर चीज़ ट्रिगर होती है मार्केट के मुताबिक कि जी किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं, किस फील्ड में अट्रैक्शन है, कहाँ ज़्यादा जॉब मिलने की कोशिश, सारे लोग उधर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि हमारे जो शार्ट कोर्सेज भी पढ़ के लोग, कई बच्चे बच्चियाँ इतने स्मार्ट हैं कि मैट्रिक एफए करने के बाद वो छोटे से टेक्निकल 2-4 कोर्सेज कर लेते हैं और वो उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हाई टेक का दौर है सारा, जो एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम को इंजीनियर या आईटी का बंदा कमा सके। तो इसीलिए हमने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान में, और आने वाला वक्त बिल्कुल इस तरफ होगा ज़्यादा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें डिग्री प्रोग्राम पीएचडी नहीं करना, एमफिल नहीं करना, वो बैलेंस चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, शॉर्टकट की हाँ नहीं, शॉर्टकट की तरफ जाना नहीं चाहिए। तो हमें बैलेंस आजकल वो ठीक है। तो बैलेंस रखने के लिए हमें इस तरह की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर फ़ायदा उठाने के लिए अपनी यूथ को स्पेसिफिक स्किल देनी है, स्पेशली कंप्यूटर आईटी के फील्ड में है, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है ना, अब एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से आ रही है, हेल्थ सेक्टर में आ रही है, इसके अलावा टेक्सटाइल में आ रही है, किसी भी सेक्टर की, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, इवन जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, बाकी भी कोई भी है, हर एक के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता जा रहा है। और जितनी ज़्यादा स्किल्स की डिमांड और उसके हिसाब से स्किल की डिमांड बढ़ती जा रही है, और हमें आने वाले दिनों के लिए अपनी यूथ के अंदर वो स्किल सेट ब्लेंड करने पड़ेंगे जिसकी मार्केट के अंदर ज़रूरत है। तो उसकी और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है हमारे पास स्किल ओरिएंटेड। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो स्किल्स की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ हम सेल्फ पसंदी का शिकार होते जा रहे हैं। पासिंग मार्क्स 33% थे तो बड़ी मुश्किल से वो एक टारगेट हुआ करता था कि 33% मार्क्स हो जाए, हमें सिर्फ पास होना है। अब तो आपने वो भी बढ़ाकर 40% कर दिए। ये क्या और मुश्किलात नहीं होगी हमारे नौजवानों के लिए जो 33 तक बड़ी मुश्किल से जा रहे थे? ये फिर आप वापस क्यों रिवर्स गेयर लगाना चाहते हैं भाई? वैसे आपस की बात है, आजकल जितने मार्क्स आ रहे हैं ना बोर्ड के जो एग्ज़ाम में, मैट्रिक में, एफएससी में, मैं तो कहता हूँ अपने दोस्तों के अच्छे वक्तों में हमने पढ़ लिए, उतने मार्क्स हमारे तो नहीं आ सकते थे। 1100 में से 1080 नंबर तो मैंने कभी सोच भी नहीं सकता। तो लेकिन आजकल है, शायद पता नहीं टेक्निक चेंज हो गई है, असेसमेंट रूल चेंज हो गए हैं, या हमारे बच्चे इतने जीनियस हो गए हैं, चिप शिप लग के लेके आए इस दफ़ा कि वो 100% से ज़्यादा मार्क्स, कई दफ़ा तो मैंने सुना है पिछले दिनों कोविड में कुछ रिजल्ट निकले हैं कई बोर्ड के, उसमें 11 में से 1150 नंबर भी मिले। 1150 नंबर बहुत सारे ऐसे हुए थे, और बाद में शिकवा भी था बहुत से स्टूडेंट्स का कि जो मेहनत कर रहे होते थे बेचारे, वो तो रह जाते थे, उनकी तकरीबन 80% 85%, और जिन्होंने बिल्कुल मेहनत की नहीं होती थी तो वो भाई साहब आगे चलते हैं, नॉन इश्यूज टाइम ज़ाया नहीं करते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, ऑर्डिनेंस के बारे से अगर बात चल रही है, मतलब ऑर्डिनेंस की वो हो रहे हैं, तब्दीली हो रही है, तो इससे मतलब इदारों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे ये बता दीजिएगा। कौन से ऑर्डिनेंस की? हमारे ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं? आपके ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, आप उसी रहना चाह रहे हो उसमें, तो उसमें बात देखिए, बात यह है कि अदारे कुछ सोच के बनाए जाते हैं, और नेचुरली ये होता है कि आइडियली अदारे शायद काम करना चाहिए जितना मैं समझता हूँ। एचईसी को स्पेसिफिक लें, हमसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था हमने बहुत से एरिया में वो डिलीवर किया, बहुत से एरिया में जो इससे ज़्यादा डिलीवर कर सकते थे वो नहीं कर सके, और वट एवर रीज़न, आगे उससे बेहतर करना चाहिए। मैं सिंपल इतनी सी बात करूँगा कि सर में दर्द हो ना तो सर दर्द का इलाज करना चाहिए, गर्दन नहीं काटनी चाहिए। 20 साल से एक अदारा बन गया, अगर उसका चीज़ें ठीक कहीं से किसी वजह से किसी को नहीं अच्छी लगी कोई चीज़, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, वो कर लेनी चाहिए। अदारे को तबाह नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो सेंस प्रिवेल हुई है कि पिछले दिनों हमने भी सुना था, हमें इतना अंदाज़ा नहीं, हमसे नहीं डिस्कस हुआ कि जी ऑर्डिनेंस एचईसी का अमेंड किया जा रहा है, उसको वापस किसी मिनिस्ट्री के अंडर करने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक विच इज़ गोइंग बैक टू द स्क्वायर वन अगेन। जबकि दुनिया, हमें खुशी है कि हमारा मॉडल देख के बहुत से मुल्कों ने उसको कॉपी किया और उस तर्ज पे अपने सिस्टम को चेंज किया। इवन हमारे जो हमसाया मुल्कों में से बहुत से लोगों ने अपने जो यूजीसी थे उनको अपग्रेड करके एचईसी के मॉडल पे बना लिया। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इसको आगे मेरा ख्याल आगे चलना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी और कोई ऐसी चीज़ नहीं होने लगी। डॉक्टर साहब, चूँकि आप प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं, तो मैं आखिर में आपसे मेरा ये सवाल ये होगा कि क्या नए आइडियाज़ हैं आपके जहन में जो इसको मज़ीद बेटर कर सकते हैं? एचईसी का जो मेन रोल है डेफिनेटली हायर एजुकेशन, उसके बाद
डेफिनेटली एक फारुल तहसील होकर यूनिवर्सिटी से जॉब की तरफ जाना होता है। बाकी इसके अलावा स्किल्स की आपने बात की और दूसरे बहुत सारे स्कॉलर्स आप पैदा करते हैं। वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि चूँकि हम लोग जिस सिमत बढ़ रहे हैं और जो कुछ इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, मुल्क की जो एक तरफ माशी सूरत हाल देख लें, दीगर जो चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए आपका किरदार, आपके इस इदारे का, HEC का क्या हो सकता है? देखिए जी, बात खाली फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं करनी चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूँ कि नहीं जी मैं आज आके बताऊँ जी मुझे टाइम मिला है 2 साल का तो मैंने 15 चेंजेस किए हैं, वो दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। बात यह है कि पहले देखें कि मसला क्या है। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मसाइल, ठीक है, फाइनेंस वन इशू है, वो सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी हमने बहुत अच्छे वक्त भी देखे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है। मैं अपने साथियों से कहता हूँ, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से कहता हूँ, अपने आप स्टाफ से कहता हूँ, जो कोलीग है मेरे यहाँ पे, कि भाई मुश्किल वक्त है ना, तो मिलके करेंगे पाकिस्तान सारे के लिए, एज ए कौम हम मिलके इसमें से गुजरेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो इशू है हमारे, वो गवर्नेंस क्वालिटी के हैं। अगर हम कंसोलिडेशन की तरफ आ जाएं, गवर्नेंस ठीक कर लें, तो मेरा ख्याल है कि हम एक बिग जंप स्टार्ट आगे फ्रेश होके अगले स्टेप की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, यहीं पे अंडर कारपेट गन डालते डालते हम नए आइडिया लाएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कंसोलिडेशन करनी चाहिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। और जैसे आपने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, जो सिस्टम चेंज हो रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए क्या अपने यूथ को हम तैयार करें कि जितना भी जो भी इस वक्त तक 20 साल में HEC ने किया है ना, या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने थ्रू HEC कराया है, वो अपनी यूथ को बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर फैसिलिटी, बेहतर उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उनको एक अच्छी तालीम और अच्छा हुनर देने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो आने वाले वक्तों पे अपने आप को तैयार करके वो काम कर सके जिससे पाकिस्तान का, उनका, इस माशरे का, इस दुनिया का भला हो सके। इसमें कितने हम कामयाब हैं, ये हमें अपने आप से हर एक को अपने अपने काम को सामने रखते हुए देख के चलना है और कैसे इसको कंसल्ट। ज़रूरी नहीं होता कि हर दिन नया काम किया जाए, ज़रूरी नहीं होता कि हर दिन ये अपने आप को खुश करने के लिए कि मैंने एक नया इनिशिएटिव ले लिया। ज़रूरी ये है कि जिस मकसद के लिए आप हैं, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो माशरे हमारे में इस वक्त जो कुछ देख रहे हैं हम, इसका मतलब है हम सब ने अपना रोल प्ले नहीं सही किया, और यही वजह है कि आज हम ये मुश्किलात फेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वही बात फिर आ जाती है, बुनियादी जो फैक्टर है हमारा फाइनेंस का है। नॉट बुनियादी फैक्टर, आई डोंट एग्री विद फाइनेंस। फाइनेंस इज वन इशू, फाइनेंस इज वन इम्पॉर्टेंट इशू, यस, लेकिन फाइनेंस ओनली मजा नहीं हो सकती। लेकिन उसके बगैर तो आप देखेंगे मौजूदा दौर को ही आप देख लें कि बहुत सारे मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। फैसले एक तरफ अवाम उसकी भीड़ चाड़े, दूसरे इदारे भी तो उसकी भीड़ चाड़ सकते हैं ना। हमने माजी में कुछ हमारी गलतियां थी या बार बार उन्हीं गलतियों को हम रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज ये मुल्क भी इस मौजूदा सूरत हाल को भुगत रहा है, इदारे भी और अवाम भी। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल दौर से निकाले और इन मुश्किल फ़ैसलों की भीड़ अब हर वक्त हर बार अवाम और इदारे ना चढ़ें। अल्लाह करे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके, अल्लाह ताला उन्हें कम से कम इस मुल्क की इस्लाह करने और इस मुल्क की को सही सिमत पर गामज़न करने की इस्लाह करने। अपने आप इस्लाह हम अपने तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह करने से मैं नहीं समझता कि जो हमारा जो तर्ज हुक्मरानी है उसकी इस्लाह हो सकेगी। वो एक तरफ देखें, हुक्मरान ही इस मुल्क को लेकर चलते हैं, पॉलिसीज उन्होंने बनानी होती है। लाइटर नोट में किसी ने, मैंने जोक सुना था ना, किसी ने कहा वो फलाना काम गलत हो गया पाकिस्तान में, ये तो दूसरे बंदे ने उससे कहा कि यार ये तुम्हारी वजह से हुआ। उसने कहा नहीं मेरी वजह से। उसने कहा क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो? उसने कहा नहीं मैं ठीक नहीं कर सकता। वो कहता हो यार चाय पिए जी, वो जो हम कर ही नहीं सकते तो हमने क्या करना। तो बेसिकली हमें अपने काम पे फोकस करना ना, हमें गवर्नमेंटों के या बाकी लोगों के फैसले नहीं करने, भाई उनको करने दें। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह सबसे पहले हमें हिदायत दे कि हम अपना काम कर सकें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपकी बड़ी सैर अंगेज़ गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और बहुत सारी जो चैलेंजेस है इस वक्त HEC के वाले से उन्होंने बड़ी जामे गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है HEC के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, जिन्होंने यकीनन बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो किस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसकी मतलब भी उन्होंने हमें आगाह किया। हमें उम्मीद है कि चूँकि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नवीद लेकर आएगा, और हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हमारा मुल्क फलता फूलता रहे और हमारे इदारे परवान चढ़े, ताकि हम एक बेहतरीन यूथ जो जनरेशन है जो हमें उसके ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें
ताकि आने वाले वक्तों के लिए वो स्किल्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से निकल कर जो फ़ारगुल तहसील तलबा में होती है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। हमारे वासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।